Let's start on continue subject insurance product यूनिट 2। ये चैप्टर में हम लोगों को 4 टॉपिक पे स्टडी करना है। हिस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट 1999। हिस्ट्री की बात करते, the constitution of India is federal in nature is as much there is division of power between central and state। हम सबको पता है कि हमारे संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए हुए, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए हुए। इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। MCQ में आ सकता है कि इंश्योरेंस का जो मुद्दा हम पढ़ रहे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो ये किसके मुद्दे में आता है? इट इज इंक्लूडेड इन union list wherein the subject included in these are of exclusive legislative competence of center. The central legislature is empowered to regulate the insurance industry in India, and law in this regard is uniform. Uniform means same। पूरे इंडिया में इंश्योरेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम रहेंगे बिकॉज इट इज हैंडल्ड बाय टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, मोस्ट MCQ इसमें से बनेंगे सबसे ज्यादा। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज गॉन थ्रू 3 स्टेजेस। इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया हैज इट्स ओरिजिन इन द यूनाइटेड किंगडम। याद रखना, इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस आया इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है? यूके में। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश फर्म द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 1818 इन कलकत्ता। सबसे पहले इंडिया में जो इंडस्ट्री आई थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई थी, वो यूके की थी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कब? 1818 में। कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन सी जगह इंडिया में? कलकत्ता में। दिस वॉज फॉलोड बाय बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। याद रखना, नॉट इंश्योरेंस, बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी in 1823, Madras Equitable Life Insurance Society in 1829 and Oriental Life Insurance Company in 1874। याद रखना तीनों थी। सबसे पहली इंडिया में थी वो ओरिएंटल थी, 1818 में आई। उसके बाद बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी 1823 में आई। उसके बाद मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1829 एंड ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 1874। However, till the establishment of Bombay Mutual Assurance Society in 1871, Indian will charge an extra premium of 20% compared to British। सर याद रखना कि जब तक बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी 1871 में एस्टैब्लिश नहीं हुई, देखो ऊपर वाली अलग ही अलग है, वहां तक अगर कोई इंडियन इंश्योरेंस लेता था तो कंपनी इंडियन पास से ब्रिटिशर से 20% से ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती थी। क्लियर? The first statutory measure in India to regulate life insurance business is in 1912। इंडिया के अंदर पहला मेजर पास हुआ इंश्योरेंस कंपनी का 1912 इंडिया के लिए, with the passing of Indian Assurance Life Assurance Company Act 1912, which was based on English Act 1909। MCQ में most टाइम भी है। ये फर्स्ट मेजर इंडिया में कब आया? LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का 1912 में कायदा ही पास हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक 1912। और एक कहां से उठाया था? इंग्लिश एक्ट से उठाया था। क्लियर? स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉन लाइफ, वो हमने लाइफ देखा। जनरल इंश्योरेंस also has its origin in the United Kingdom। सेम चीज, कुछ नया नहीं है। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस भी सबसे पहले इंडिया में कदम रखने वाली यूके की कंपनी थी, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिशर्स। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी जो पहली कंपनी थी वो कहाँ की थी? यूके की थी। द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी
Triton Insurance Company was promoted in 1850 by British National Ink Company. पूछ सकते हैं कि पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या था? तो पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम था ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी। कब? 1850 के अंदर। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। क्लियर? दोनों दो कोलकाता की थी, मगर वो थी 1812, ये 1850। Similarly, the first general insurance company established by Indian was Indian Mercantile Insurance Company Limited in Bombay in 1907. ने इंडिया की खुद की फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन बॉम्बे। कहाँ पे? बॉम्बे में 1907। Eventually, with the growth of fire, accident and marine insurance, the need was felt to bring such kind of insurance with the act पर भी पढ़ा हमने, इंडियन एक्ट आया था 1912 में। Why there are number of attempts to introduce such legislation over the year? Non-life insurance was finally regulated in 1938 with the passing of Insurance Act 1938. ये सब चीजें MCQ में आ सकती है। The Insurance Act 1938, along with various amendments over the year, continue till the date of insurance and control both life. जब तक वो नहीं है वहां तक दोनों दो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये हिसाब से चलता था। जनरल इंश्योरेंस इन टर्म has been defined to include, जनरल टर्म में क्या क्या इंक्लूड होता था? फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। क्लियर? या तो कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ये हमने देखा कि इंश्योरेंस कहाँ से आया, कौन से आया। अब बात आती है हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की, नेशनलाइजेशन की। तो ऑन जनवरी 1956, याद रखना, ऑन जनवरी 1956, the management of life insurance business of 245 Indian, कितनी? 245, मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, 245 इंडियन and foreign insurance and provident society then operating in India was taken over by central government. याद रखना कि 1956 के अंदर इंडिया की और फॉरेन के और प्रोविडेंट फंड मिला के 245 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी थी, पूरी की पूरी किसने टेक ओवर कर ली? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद क्या आया? LIC was formed in September 1956. कब? LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956, जिसको बोलते हैं LIC Act 1956, which grant exclusive privilege to conduct life insurance. किसके लिए? LIC। अभी भी वही चीज से चलती है ना, LIC नाम से ही बोले जाता लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? However, an exception was made in the case of any company, firm or person intending to carry on life insurance in respect to the life of person ordinarily resident outside India. याद रखना, क्या किस पे लागू नहीं पड़ता? सब पे लागू पड़ता, except person not ordinary resident outside India. Similarly, the general insurance business, वो पहला था लाइफ इंश्योरेंस 1956 में आया। The general insurance business was nationalized from 1st January 1973 through the introduction of General Insurance Act 1972. Clear? Under the provision of GIC, the share of existing and general insurance company and other undertaking were transferred to General Insurance Corporation. यानी जितने भी existing थे सबका शेयर किसमें ट्रांसफर कर दिया? GIC के अंदर। क्लियर? The GIC was established by central government with the provision of Company Act, and in 1972 it commenced business on 1st January 9. तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। Prior to 1973 there were 107 general insurance company. याद रखना कितनी थी? 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, ऑफरिंग
जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। क्लियर? इंडिया के अंदर इंश्योरेंस देने वाली टोटल कंपनी कितनी थी? 107। क्लियर? वो कितनी थी? 245। This company were amalgamated and grouped into 4 subsidiary company of GIC। यानी ये जो 107 कंपनी थी इसको एमालगमेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और 4 GIC के सब्सिडरी के तौर पे बन गए। कौन सी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। GIC अंडरटेक मेनली री इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम एविएशन इंश्योरेंस। क्लियर? ये पूरा तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब आता है इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म। रिफॉर्म मींस चेंजेस। In 1993, Government of India appointed R.N. Malhotra Committee to lay down roadmap for opening of insurance sector to private sector। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1993 तक कोई प्राइवेट सेक्टर बचा ही नहीं था इंडिया में, सब गवर्नमेंट सेक्टर में था, या तो LIC या तो GIC। While the committee submitted his report in 1995, a law was passed in the year 2000 amending the insurance of amending यानी changes, amending का मतलब changes लाना, amending the Insurance Act of 1938 and legislation of IRD Act 2000 जो हम chapter number 4 में पढ़ने वाले। Clear? The same year, the newly appointed insurance company regulator IRDA started issuing license to private company। याद रखना, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ले स्टार्ट करना है तो आपको IRDA से लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ेगी। As per the current FDI norm, foreign participation in Indian insurance company is restricted to 49। याद रखना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 49% तक का शेयर रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर? इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इज फॉर किसकी बात कर रही है? फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन इंश्योरेंस। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसका रिस्ट्रिक्शन कितना होगा? 49 है। इनडायरेक्टली उसको 100% कोई ना कोई इंडियन कंपनी के साथ करना पड़ेगा। जैसे अवीवा इज नॉट एन इंडियन कंपनी। क्लियर? अवीवा लाइफ इंश्योरेंस बराबर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो ये इंडियन नहीं है, जिनको इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना। ING व्यास्या, ये सब अलग अलग फॉरेन कंपनी। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक कवर होता है। अब ये लेक्चर में हम देखेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो अभी भी चल रहा है बराबर। पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट पोस्टल सर्विस क्या क्या है? सेल ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल, बुकिंग ऑफ इंश्योरेंस आर्टिकल, बुकिंग ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल, रेमिटेंस ऑफ मनी ऑर्डर, बुकिंग ऑफ पार्सल, पोस्टल लाइफ। तो ये सब पोस्टल सर्विसेज है। आपको नाम याद रखनी, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो सिर्फ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ही है, मगर पोस्टल के अंदर ये सब काम भी होते हैं। स्टैम्प, स्टेशनरी आर्टिकल, इंश्योर आर्टिकल्स, पे ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पार्सल को बुकिंग करना है, सो ऑन। अब हमारे सिलेबस में तो जो ये वही हम पढ़ेंगे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस was started in 1st Feb 1884 as a welfare measure for the employee of Post and Telegraph Department under Government of India, dispatch number 299 dated 18/10/1882 टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखना, जो पोस्टल लाइफ स्टार्ट हुआ था वो वेलफेयर के तौर पे हुआ था। किसके लिए? जो भी पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है अंडर द सीइंग ऑफ, यानी किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नाउ अभी के टाइम में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज ओपन फॉर एम्प्लॉय ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडी लाइक म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, सबके लिए ओपन कर दिए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, पोस्टल लाइफ किसका हिस्सा है?
पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बिहाफ पे चलता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडरशिप में चलता है, याद रखना। एन इंडिपेंडेंट न्यू PLI directed headed by Chief General Manager started functioning in New Delhi since July 1995 on enlarging the scope of postal life insurance scheme from March 1995 to general public in rural area। बेसिकली इतना काम का नहीं, मगर समझना है कि रूरल में भी चालू हो गया। अब ये चलता क्या है? The postal life insurance scheme is operated to post office insurance fund, याद रखना POI, MCQ में आ सकता है, post office insurance fund which form part of public account। The entire cost of establishment and management of scheme is borne by public office insurance fund। For providing postal service, the whole country has been divided into whole country is divided into 23 postal circle। ये तुम पढ़ोगे डिटेल में, कितने? 23। This circle manage day-to-day functioning of various head office, post office, sub post office, branch office at regional level and divisional level। Clear? State and central government undertaking, corporation, board, institution like UTI, IDBI, BSNL, BSNL, ये सब चीज पे इंक्लूड हो जाती थी। ये सब चीजों पे ध्यान देना। कहीं प्योर पोस्टल लाइफ इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, जो आज के टाइम में पब्लिक के लिए भी ओपन किया, मगर जब इसको स्टार्ट किया था तो इसके पीछे एक ही मकसद था, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ। एलिजिबिलिटी क्या है इंश्योरेंस के लिए? तो पहली कंडीशन है रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। द परमानेंट रेसिडेंट भी कहाँ का? रूरल, अर्बन के लिए है ही नहीं है। एज लिमिट 19 to 55 ईयर ऑफ एज, याद रखना। कितना? 19 से 25 बड़ा। लिमिट ऑफ इंश्योरेंस 10,000 to 1 लाख। ये सब MCQ में पूछ सकते हैं। ये किसकी बात चल रही है? रूरल वाले की। कौन सी शर्त है? 3 शर्त। पहले तो वो रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए ना, परमानेंट रेसिडेंट गामड़े का होना चाहिए, 19 बरस से 55 बरस की एज का होना चाहिए। उसकी लिमिट ऑफ इंश्योरेंस 10,000 से लेके 1 लाख तक की होगी। क्लियर ना? अगर इसमें कोई हैंडीकैप होता है तो मिनिमम सम एश्योर्ड इज 10,000 रुपीज, मिनिमम सम एश्योर्ड इज 10,000 रुपीज एंड मिनिमम सम एश्योर्ड इज यानी एलिजिबिलिटी, हैंडीकैप मैक्सिमम है हमारे जैसों के लिए। अब फिजिकल हैंडीकैप किसको बोला जाता है? फिजिकल हैंडीकैप पर्सन शैल बी इंश्योर्ड अंडर द स्पेशल स्कीम ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। याद रखना, उनका पूरी स्कीमच पूरी डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी। एंड सेल हैव अंडरगोन स्पेशल मेडिकल एग्जाम। ये स्कीम में जाना है तो आपको स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल टेस्ट बोलते हैं, वो करवाना पड़ेगा। वो भी किसके पास से? हमारे जैसे इंसान पास से नहीं, मेडिकल अथॉरिटी जिसको लाइफ इंश्योरेंस पोस्टल ऑफिस वैलिड बताती है। क्लियर? अब कौन से लोग हैंडीकैप में आ जाते हैं? ब्लाइंड, डेफ, डमनेस, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, चलने पलने में बिगेज, हंचबैक, लॉस ऑफ लिम्ब, पैरालिसिस और एनी अदर डिफॉर्मिटी ड्यू टू नॉन या तो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन। क्लियर? ये सब चीज किस में आते हैं? हैंडीकैप में आते हैं। फंक्शन क्या है? काम क्या है? द फंक्शन ऑफ पोस्ट life insurance section which are under the charge of assistant director, या तो APMG, याद रखना, ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर और APMG, याद रखना, ये आ सकता है। RS फॉलो। नंबर 1, वो क्या करेंगे? जो पब्लिक लेजिस्लेशन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिसर, वो क्या करेंगे? एग्जामिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोपोनेंट। जैसे सीधी बात है, पहले तो एग्जामिन करेंगे क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। अंडरराइटिंग लीव्स एंड कैलकुलेटिंग प्रीमियम पेबल। अंडरराइटिंग हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है कि कितना प्रीमियम आएगा, उसका एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। रिकवरी ऑफ फर्स्ट प्रीमियम अलोंग काउंटिंग ऑफ सब्सिक्वेंट प्रीमियम। पहला प्रीमियम उसने पे किया है कि नहीं। dispatch of history sheets to the PLI सेंट्रल ऑफिस एट कलकत्ता फॉर द इश्यू ऑफ पॉलिसी। बराबर। उसके बाद इसकी जो हिस्ट्री होगी वो कहाँ भेजी जाएगी? कलकत्ता। उसके बाद पॉलिसी नंबर दे दिया जाएगा, जैसे उसका फर्स्ट प्रीमियम पे करा। इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट पोजीशन, हर साल उसको कैसा पे करना है।
उसके बाद रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट डेट हैज लैप्स, अगर कोई पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, छूट गई या नहीं भरी है तो उसका रिन्यू कैसे करना है, अंडर रूल, ये भी याद रखना है। प्रोसेसिंग ऑफ लोन एंड एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शनिंग लोन, ये भी याद रखना, भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको लोन भी दी जाती है। रजिस्ट्रेशन एंड असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन एंड रीनॉमिनेशन एंड कैंसलेशन, किसी को नॉमिनी बनाना है, कौन सा नॉमिनी चेंज करना है, वो सब भी इसका काम होता है। उसके बाद अगर जिसकी पॉलिसी अगर वो मर जाता है या तो पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, उसको सैंक्शन कैसे करना है, उसके रिलेटेड इश्यू को वेरीफाई कैसे करना है, टाइटल चेक कैसे करना है, ये सब चेक करेगा। मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी अकाउंट, कॉमन बात है कि भाई हर एम्प्लॉय की पॉलिसी का वो मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई वो बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। प्रोसेसिंग ऑफ केस फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पॉलिसी, अगर किसी ने वो डुप्लीकेट पॉलिसी भूल से हो गई है या किसी ने डुप्लीकेट पॉलिसी कर ली है तो उसको सब चेक करना, उसका प्रोसेसिंग देखना, भाई क्या सही है क्या गलत है। क्लियर। ensuring and submission of monthly certified list to the director post life insurance कलकत्ता in the DDO and PAOs, ये सुन पड़ेगा। DDO का मतलब होता है ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ये याद रखना। DDO का मतलब होता है ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर और PAO का मतलब होता है पे अकाउंट ऑफिसर। दोनों दो अलग अलग ऑफिसर होते, दोनों दो अलग अलग ऑफिसर होते। क्लियर। अब इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अपने कंपल्सरीली नहीं पता ही देते, थोड़ा सा ही टॉपिक है। Function of DDO and PAO. The function of drawing and dispersing officer and pay account officer are that premium recoverable from all insurance. Premium recoverable of all insurance under their jurisdiction, क्योंकि उनकी देखरेख में ये सब काम होता है। तो देखेंगे कि are duly covered and scheduled in address printed list by the supplier by the DPLI, जो district PLI officer था, and verify. They should also see that credit of the premium recovered is affordable to post office fund, क्या वो तुम्हारे इंश्योरेंस फंड के लिए इतना बेनिफिट है कि नहीं। क्लियर। अब देखते हैं इसके फायदे क्या है। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट है यानी 100% आपका पैसा सिक्योर रहेगा। ATC के मुताबिक आपको इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। प्रीमियम लो रहता है, बोनस गवर्नमेंट अनाई करती है। इसके ऊपर तुम लोन ले सकते हो, जब चाहो तब सरेंडर करा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। रिपेमेंट ऑफ लोन इज ऑप्शन, मगर इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर 6 मंथ। सीधी याद है, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद इजी ट्रांसफर टू एनी प्लेस, इंडिया में तुम कोई भी जगह पे पॉलिसी क्लेम कर सकते हो जाके। पासबुक फैसिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, आप जो प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी प्रूफ रहता है। पासबुक जैसे बैंक के अंदर ऑफिस वो पासबुक होती है इसे। पे रिकवरी फैसिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन हैविंग मोर देन पॉलिसी, ये भी याद रखना। फैसिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम मंथली, हर प्रकार का है कि भाई तुम कभी भी जाओ मंथली पे करो, वीकली, ईयरली पे करो, हाफ ईयरली पे करो, सेमी ईयरली पे करो। रिबेट एट 1% ऑफ पेमेंट ऑफ 6 मंथ प्रीमियम इन एडवांस, अगर तुमने एक साथ 6 महीने का प्रीमियम एडवांस में दे दिया तो 1% रिबेट प्रीमियम में। अगर तुम पूरे साल का पे करते हो तो 2% रिबेट, यानी हफ्ता तुम्हारा प्रीमियम कम हो जाएगा, अमाउंट हो रहेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी है। फिर फैसिलिटी फॉर रिवाइवल ऑफ पॉलिसी लैप्स ड्यू टू, यानी क्या भाई कि अगर तुम्हारा हफ्ते भूल गए या नहीं भरे तो तुम इसको वापस से रिवाइव करके वापस से चालू करवा सकते हो, ये भी कर सकते हो। द PLI ऑपरेशन इज कन्वेइंग स्टेट एंड लुक आफ्टर बाय डिविजनल मैनेजर, तो हमने पढ़ा असिस्टेड बाय द डेप्यूटी और असिस्टेंट मैनेजर। इन रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज ऑपरेशनल लुक्ड बाय पोस्ट मास्टर जनरल असिस्टेंट, याद रखना। अगर जब रूरल की बात आती है तो यहाँ पे रूरल के अंदर कौन देखेगा, वहाँ का जो पोस्ट मास्टर का हेड होगा वो देखेगा। क्लियर। उसके बाद पोस्ट है 184 डेवलपमेंट ऑफिसर एंड 356 फील्ड ऑफिसर ऑल ओवर द इंडिया टू प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। नहीं, सर्विस भी क्या आपको जाने की जरूरत नहीं, डोर टू डोर मिलेगी। एनी हेड पोस्ट ऑफिस कैन कॉन्टेक्ट फॉर असिस्टेंट, तो कोई भी हेड ऑफिस में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके इसका हेल्प ले सकते हो। फॉर रूरल प्लास्टर इंफॉर्मेशन, वो तो अपने ऑलरेडी बता दिया। क्लाइंट डिमांड थ्रू वास्ट नेटवर्क ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस मार्केट बाय वर्कफोर्स ऑफ 2 लाख एम्प्लॉय, यानी ऑल ओवर इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय, यानी इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा पोस्टल लाइफ इज ए इम्पोर्टेंट जनरेटर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अ सम ऑफ 1300 crore is received every year as a premium
फ्रॉम अराउंड 30 लाख इंश्योर्ड सिटीजन। याद रखना क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया रेसिडेंट के लिए कि जितने भी आपके इंश्योर्ड है 25-30 लाख से ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए पोस्टल लाइफ के अंदर। नहीं, इंडिया को पोस्ट ऑफिस को ये साल भर में 1300 करोड़ रुपए का प्रीमियम कमा के देता है एज अ पॉलिसी के तौर पर। क्लियर? अब रूरल ऑन 21st March the benefit of postal life were extended to rural population of the country अंदर द पुणे तो अपना पढ़ चुका। The scheme was only introduced for 3 years but due to popularity, सीधी बात है कि पहले सिर्फ 3 साल के लिए लागू पड़ी थी गामड़े में, मगर इतनी चली थी इसने हर प्रकार का कन्वर्ट कर लिया, चाहे वुमन हो चाहे पुअर पीपल हो। क्लियर? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे वो तो हमने रूरल का पढ़ा, अब अपने जैसों के लिए पोस्टल की लाइफ क्या तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एज बिटवीन 19 to 50 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हो, यूनिवर्सिटी का हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो। पोस्ट ऑफिस पेमेंट ऑफ पॉलिसी थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस एंड सेंट्रलाइज अकाउंटिंग फॉर क्विक एंड, यानी तुम ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ पॉलिसी नंबर दो, कहीं पे भी आपका काम इजीली हो जाएगा। सिर्फ वापिस से एक बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 सेल ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938।